अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 13 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो चैप्टर नंबर 13 में टॉपिक पढ़ना है उसमें सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में है। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि करंट जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई वायर लेते हैं उसके अगर दोनों एंड जो हैं वो डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, यानी अगर एक एंड जो है वो हाई पोटेंशियल पे है या पॉजिटिव है और दूसरा एंड जो है वो लो पोटेंशियल पे है या नेगेटिव है, ठीक है, तो इन दोनों एंड्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। या अगर हम ऐसे दो वायर्स लेते हैं जिसमें एक वायर जो है वो हाई पोटेंशियल पे है यानी पॉजिटिव है और दूसरी वायर जो है वो लो पोटेंशियल पे है और यानी नेगेटिव है, तो हम इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि इन दोनों वायर्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से इस वायर के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम जब भी बात करते हैं सर्किट के अंदर हम करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं, तो एरो की मदद से जो हम डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं वो एक्चुअली कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, यानी वो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करता है उसकी रिएक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से यानी हाई पोटेंशियल से लो की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो इस पॉजिटिव करंट के अपोजिट होता है, यानी वो हमेशा फ्लो करता है लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आप देखें कि एक एंड जो है पॉजिटिव है, दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है करंट को फ्लो करते हुए शो किया गया है, जो एरो है वो यही शो कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को हम शो कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो इसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि दो एंड्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए तो उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया उसकी वजह से जो कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऊपर फोर्स जो है वो एक्सर्ट होती है, जिसकी वजह से वो फोर्स जो है उसके अंडर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना शुरू कर देते हैं, तो करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। ये ऐसे ही है जैसे हम देखते हैं कि पानी जो है वो एक सरफेस जो है वो हाई हाई लेवल है, दूसरा जो है वो लो लेवल है, तो पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है। अगर वो लेवल जो है वो इक्वल हो जाए दोनों, तो पानी फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली जब तक वायर के एक एंड जो है उसका हाई पोटेंशियल पे है, दूसरा एंड जो है वो लो पोटेंशियल पे है, तो करंट फ्लो करता रहेगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो करंट फ्लो करेगा। जब कुछ देर के बाद अगर उन चार्जेस को पीछे से कोई एनर्जी नहीं मिल रही हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है और होते होते वो बिल्कुल दोनों एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो गया है, तो अब मज़ीद करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट करंट को मेंटेन करने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कांस्टेंट फोर्स को मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उस वायर के दोनों एंड्स को हम जो है करंट के एक सोर्स के साथ कनेक्ट करें। तो ये जो सोर्सेज होते हैं एक्चुअली ये क्या करते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो उनको एनर्जी देते हैं, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं तो ड्यू टू कोलिजन ये अपनी एनर्जी जो है वो उन एटम्स को दे देते हैं जो कंडक्टर के अंदर मौजूद होते हैं, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वाइब्रेशन की वजह से जो है वो उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जब इनको फ्री इलेक्ट्रॉन से और एनर्जी मिलती है उन एटम्स को, तो उनका जो वाइब्रेशन है उनकी और ज़रा बढ़ जाती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। तो अगर ये एनर्जी मुसलसल कम होती रहे तो कुछ देर के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है और करंट जो है वो नहीं फ्लो करता। तो जो एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, डेसिपेट हो रही होती है, उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए और उस वायर के दोनों एंड्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि उस वायर को हम किसी करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट करें, ताकि उन इलेक्ट्रॉन्स को मज़ीद जो है कॉन्स्टेंट एनर्जी मिलती रहे और जो उस वायर के दोनों एंड्स हैं उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी मेंटेन रहे, ताकि करंट जो है फ्लो कर सके। तो कांस्टेंट करंट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको सोर्सेज जो है सोर्सेज ऑफ करंट के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेल आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो डिफरेंट सोर्सेज हैं ये क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सेल है, सेल क्या करते हैं कि ये सेल प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि ये सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी है। और ये जब इस सेल्स के दोनों एंड्स के साथ हम वायर को कनेक्ट करेंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, स्विच को हम क्लोज कर देंगे, तो ये केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रोलाइट की, ये कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से इस वायर के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो सेकंड सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं। जनरेटर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, कॉयल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई होती है। और इसका कॉयल का ये प्रिंसिपल होता है कि जब इस कॉयल को किसी भी हम ज़रिए से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं तो उस कॉयल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होता है। तो उसको रोटेट करवाने के लिए हमने डिफरेंट सोर्सेज से इसको कनेक्ट किया हुआ होता है। सपोज जैसे हम कहते हैं कि डैम्स के अंदर वाटर को हम स्टोर करते हैं, और वाटर के अंदर जो होती है इतनी हाइट पे जब वो स्टोर होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब हम उस वाटर को नीचे गिराते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी में। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमने आगे टरबाइन रखा हुआ होता है। तो टरबाइन के ऊपर जब पानी गिरता है तो वो जो है टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है। जब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन के साथ हमने जो कॉयल जिसकी मैंने पहले बात की है उसका हमने शाफ्ट जो है, शाफ्ट या उसको पट्टा कह लें, उसको हमने टरबाइन से कनेक्ट किया हुआ होता है। जब टरबाइन घूमेगी तो कॉयल जो है खुद ब खुद घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इस तरीके से कॉयल के अंदर करंट जो है पैदा हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने वाटर की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये जनरेटर का प्रिंसिपल है। जनरेटर के अंदर हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा थर्मोकपल जो है ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस को करंट में कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर एक वायर है, उसका एक एंड जो है वो हॉट है, दूसरा एंड जो है कोल्ड है, तो उन दोनों एंड्स के दरमियान में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हीट फ्लो होगी फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, और इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा। दैट डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोकपल। ठीक है, सिमिलरली जो सोलर सेल्स हैं उनका काम क्या होता है कि सनलाइट जो अर्थ तक पहुंच रही होती है उसको जो है सोलर सेल्स क्या करते हैं, सनलाइट को लेके उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो सोलर सेल्स में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है एक सेल के अंदर, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो हमने अगर ज़्यादा मकदार में करंट लेना होता है तो हम इन तमाम सोलर सेल्स को सीरीज़ में जो है कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल वोल्टेज और ओवरऑल करंट जो है बढ़ जाता है। फिर हम इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सनलाइट जो है डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो सर इस तरीके से ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं जब भी किसी वायर के साथ और सर्किट कंप्लीट करते हैं तो एक करंट जो है प्रोड्यूस होता है जो कि फ्लो करना शुरू कर देता है वायर के अंदर। ठीक है, जब तक ये सोर्सेज जो है वो काम करते रहेंगे उस वक्त तक करंट फ्लो करेगा। अगर ये सोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो मज़ीद जो है वो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए जो है करंट को फ्लो करवाने के लिए ये सोर्सेज जो है वो लाजमी, इनमें से कोई एक सोर्स जो है वो लाजमी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करंट जो है प्रोड्यूस फ्लो करता है और किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसको टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ गई है तो इसको आप अच्छे तरीके से इसको बार बार सुन के बार बार पढ़ के इसको तैयार करें, और अपने स्टूडेंट्स जो दोस्त हैं आपके वो उनके साथ भी शेयर करें। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो भी नया लेक्चर होगा, नई वीडियो होगी, फ़ौरन से आप तक पहुँच जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फ़ौरन से मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।